है ना बच्चों। मैं पहले से बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे है ना, अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एसी, इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे देन व्हाट विल गेट, साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1/μ। साइन आर टू अपॉन साइन ई कितना होना चाहिए, 1/μ होना चाहिए। सो व्हाट इज साइन आर टू, साइन आर टू इज इक्वल टू साइन ई बाई म्यू। अगर इमरजेंट एंगल को हमने 90 डिग्री ले लिया देन आर टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। देन आर आर टू जो है वो क्रिटिकल, देन आर टू का जो वैल्यू है तब है ना, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर टू एंगल विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब ना सिंपल सी बात है ना, अगर हमने R2 का वैल्यू, इफ R2's value is increased beyond critical angle of incidence, if R2's value is increased beyond critical angle of incidence, then angle of emergence will be greater than 90 degrees and total internal reflection occurs, है ना बच्चों। तो अगर R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, emergence, angle of emergence becomes greater than 90 degree and total internal reflection occurs. So the limiting condition for no emergence is, so the limiting condition for no emergence is, no emergence का limiting condition क्या होगा, E is equal to 90 degrees हो जाएगा। So the limiting condition of no emergence will be equal to, है ना, E is equal to 90 degrees. Is that clear? है ना, मतलब बेसिकली हमें देखना क्या है कि R2 का वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तब जाके एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो बेसिकली सो आई कैन से दैट, इज इट क्लियर नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है। सो बहुत सिंपल सी बात है ना। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट टू नोट दैट, है ना। सो ऑल ऑफ यू कैन नोट अ वेरी सिंपल पॉइंट दैट, है ना, if R2 is greater than 90 degrees, sorry, if R2 greater than angle of critical angle of incidence, then there is no emergence, then there is no emergence। अगर R2 क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हुआ तब एमरजेंस नहीं होगा, देन एमरजेंस आएगा ही नहीं, है ना। नाउ, है ना, नाउ ठीक है ना, R1 प्लस R2 ये कितना है, एंगल ऑफ, मतलब है ना प्रिज्म के बराबर है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, है ना। तो पॉइंट इज दैट R1 क्या है, R2 क्या है, R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1। तो अगर हम ये बोल रहे हैं, है ना, इफ R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1 होगा, समझ में है ना। तो अगर हम ये बोल रहे हैं ना, इफ आई से दैट नाउ, इफ वी से दैट फॉर नो इमरजेंस कंडीशन क्या है, R2 ग्रेटर देन C है। सो इफ R2 ग्रेटर देन C, then A minus R1 is also greater than critical angle of incidence। तब तो A माइनस R1 का जो वैल्यू है वो भी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। अगर R2 क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है तो A माइनस R1 जो है वो भी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही होगा, वो भी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही होगा। समझ में आया ना बच्चों। अगर R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है देन A माइनस R1 का वैल्यू भी तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा ना। समझ में आया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू कितना, साइन आई बाय साइन R1 कितना म्यू है, इंप्लाइज साइन आई
इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, है ना। तो बेसिकली हमें चाहिए a माइनस R1 का वैल्यू, हमें क्या चाहिए, a माइनस R1 का वैल्यू, है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट वी नीड हियर, a माइनस R1 वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो एट एनी कॉस्ट, मतलब हमें क्या चाहिए कि एट एनी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ a माइनस R1, है ना, because R2 is equal to a minus R1 and R2 is always greater than critical angle of incidence, तो हम बोल सकते कि a minus R1 is also always greater than critical angle of incidence, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि a minus R1 is also always greater than critical angle of incidence, है ना। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, आई नीड देयर इज नो इमरजेंस एट ऑल, है ना। मुझे क्या चाहिए, देयर शुड बी नो इमरजेंस एट ऑल, व्हाट वी नीड देयर इज नो इमरजेंस एट ऑल, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 हियर, R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बेसिकली व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1, R1 विल बी मैक्सिमम, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है ना। R1, ठीक है ना। देखो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, देखो बच्चों, है ना, मैं ये बोल रहा चाहता हूं, ठीक है ना। और बाद R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है कि नहीं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बिकॉज एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर हम R2 को इंक्रीज करेंगे तो R1 डिक्रीज करेगा, है ना। whenever R1 is increased, R2 is increased, R1 will decrease, समझ में आया ना, ठीक है ना। R2 इंक्रीज होगा तो R1 डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ, है ना, R1 in such a way that we have to maintain the value of R1 in such a way that R2 is always greater than 90 degrees. Sorry, R2 is always greater than critical angle of incidence. समझ में आया ना, ठीक है। तो we have to maintain the value of R1 in such a way that we have to maintain the value of R1 in such a way that, है ना, R2 is always greater than angle of critical angle of incidence, always, तभी जाके ना, तभी जाके इमरजेंसी नहीं होगा, है ना। इमरजेंस, नो इमरजेंस के लिए हमें क्या पता है कि R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी, R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होना चाहिए, और R1 प्लस R2 जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट है। तो अगर R2 का वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होना चाहिए, तो R1 का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा R2 का वैल्यू को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा कर ही रहा है ना, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा कर ही रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, whatever may be the angle of incidence, है ना, एंगल R1 का वैल्यू ऐसा होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। द R1, the value of R1 should be such that R2 is always greater than angle of critical angle of incidence. Bend down for above condition, so will emergent ray grace.
अच्छा, विल द रिफ्रैक्टेड रे बेंड डाउन फॉर द अबव कंडीशन। देखो बेटा, अब रिफ्रैक्टेड रे बेंड कर रहा है नीचे, ऊपर बेंड कर रहा है, जो भी है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए ना, ये जो बेस ऑफ द प्रिज्म है ना बेटा, ठीक है ना, इफ इवन इफ इट इज बेंडिंग डाउन, ठीक है ना, तो ये बेस से इमर्ज कर सकता है। बेंडिंग डाउन तो बेस बेस से भी वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। मेरा कंडीशन है ना, हमें अभी ये चाहिए कि जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग फेस है, यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग फेस है, बेस बेसिकली उसको रिफ्रैक्टिंग फेस हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर प्लेस्ड है। तो हमारे ये कंडीशन है कि ना, इंसिडेंट रे हमेशा आ रहा है किसके ऊपर, पहले वाले फेस के ऊपर, फेस ए बी के ऊपर, उसमें से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है दूसरे वाले फेस से, ठीक है ना। तो एट बेस्ट वो ग्रेस कर सकता है, एट बेस्ट वो ग्रेस कर सकता है फ्रॉम एसी, ठीक है ना। तो आई गो टू द नेक्स्ट पेज हियर, है ना। आई गो टू द नेक्स्ट पेज हियर, दैट इज, है ना, कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू of R1 must be such that, है ना, for any value of I, R1 must be such that the value of R2, है ना, always becomes greater than, value of R2 always becomes greater than the critical angle of incidence, and hence there will be no emergence। समझ में आ रहा है बच्चों? and hence there will be no emergence। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। For any value of I, value of R1 must be such that the value of R2 always becomes greater than the critical angle of incidence, and hence there will be no emergence। Now R1 plus R2 is equal to angle of prism। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? Now R1 plus R2 is equal to A, which is a constant। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? डियर स्टूडेंट, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, तो now R1 plus R2 is equal to A, which is a constant, A, which is a constant। So if R2 is increased, है ना, so if R2 is increased, R1 becomes, और R1 decreases automatically। समझ में आया ना? R1 is decreased, R1 decreases, है ना, बट तो R2 को इंक्रीज करने से R1 डिक्रीज करेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं R1 को इंक्रीज करूंगा, है ना, या फिर ना द अदर वे,
The other way is that if R1 increases, R2 will decrease. If R1 increases, R2 will decrease. So we have to ensure that. तो यहाँ पे हमको क्या ensure करना पड़ेगा? We have to ensure that, है ना? Whatever might be the increase in R1, whatever may be the increase, may be the increase in R1, है ना? The value of R2, है ना, must not fall below, है ना, C or critical angle of incidence. So R2 should not be less than, so R2 should not be less than, है ना, C for even the maximum value of R1, for even the maximum value of R1. ये समझ में आया बच्चों? मतलब R1 के मैक्सिमम वैल्यू में भी R2 का जो वैल्यू है, क्योंकि R1 को इंक्रीज करने से R2 डिक्रीज करेगा, लेकिन R2 चाहे कितना भी डिक्रीज कर जाए, वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि R2 जब तक क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है तब तक इमरजेंसी नहीं है ना। तो यहां पे R2 को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा बाय कीपिंग इट अबव, है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और R1 प्लस R2 इसका जो सम है वो एक कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है R1 को इंक्रीज करने से R2 डिक्रीज करता है, लेकिन R2 का वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से नीचे नहीं जाना चाहिए, इवन इफ R1 टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू, इवन इफ R1 टेक्स मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ साइन I अपॉन साइन R1 वो क्या है? दैट इज इक्वल टू म्यू बाय 1 और दैट इज इक्वल टू म्यू। सो R1 is maximum when I is equal to 90 degrees। समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? R1 मैक्सिमम कब हो रहा है? जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्रीज है, सॉरी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्रीज है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से तो R1 इंक्रीज करेगा ना। साइन I by साइन R1 is constant, when I is increased R1 will increase, so R1 will be maximum when angle of incidence becomes 90 degrees, because maximum R1 is maximum when I is maximum, and again the maximum value of I is equal to 90 degrees. Is that clear? Is that clear, students? अरे जवाब दे दो। सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो ना R1
है ना, implies sin 90 degrees by sin r1 maximum is equal to mu, implies sin r1 maximum is equal to 1 by mu. That implies r1 maximum is equal to critical angle C. समझ में आया ना, ठीक है. So basically R2 greater than C implies A minus R1 is greater than C. Now for maximum value of R1, now for maximum value of R1, R2 greater than C implies A minus R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, C is greater than 2C, है ना, implies A greater than equal to 2C, 2 times critical angle of incidence, है ना. Now critical angle of incidence is equal to, है ना, अब हमें ये पता है ना, कि sin C is equal to 1 by mu implies C is equal to, है ना, sin inverse 1 by mu, ठीक है ना, sin C is equal to 1 by mu, है ना, implies C is less than equal to A by 2, implies sin C less than equal to sin A by 2, implies sin C क्या 1 by mu, 1 by mu less than equal to sin A by 2, ठीक है ना बच्चों, 1 by mu less than equal to sin of A by 2, ठीक है ना, implies 1 by mu less than equal to, है ना, sin A by 2 और 1 by mu less than equal to, है ना, 1 by cosec A by 2, है ना, implies cosec A by 2 should be less than equal to mu, implies mu should be greater than equal to cosec A by 2, है ना. तो अगर, तो ये देखो, ये बहुत ही यूनिक कंडीशन है. If the refractive index of the material of the prism is greater than equal to cosec of half of angle of prism, then, है ना, there will be no emergence for any angle of incidence, है ना. जो प्रिज्म हम ले रहे हैं, अगर उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, प्रिज्म का हाफ एंगल का, प्रिज्म का हाफ एंगल जो है ना, अगर उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो प्रिज्म का हाफ एंगल है, उसके कोसेक से, है ना, ज्यादा हो गया, तब कोई भी इंसिडेंट रे के लिए एमरजेंट नहीं आएगा. समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज अ वेरी यूनिक कंडीशन. अगर प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वो प्रिज्म का हाफ एंगल, है ना, हाफ एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल का हाफ का, है ना, कोसेक ऑफ हाफ एंगल ऑफ प्रिज्म से ज्यादा हो गया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, then for any incident ray there will be no emergent ray, है ना, whatever may be the angle of incidence of an incident ray, there will be no emergent ray under this condition. समझ में आया बच्चों? बहुत ही यूनिक कंडीशन है. इज दैट क्लियर?
थैंक यू एवरीवन। तो आज का क्लास ओवर है यहाँ पे।